हेलो एस्पिरेंट्स, नमस्कार यार। मैं तुषार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल डी कोड पे, जिसमें आज मैं लेके आ गया हूं इंटरव्यू पीओ प्रिपरेशन की अपनी सीरीज। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि मैं आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू की पूरी प्रिपरेशन आपको बताऊंगा, किस तरीके से करनी है, कैसे करनी है, क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं और किस तरीके से आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ठीक है, तो गाइस यार मैं आपके लिए लेके आ गया हूं बेसिकली आज ये वीडियो। उससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं यार आपका सबका धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आप सब लोगों ने मुझे प्यार दिया है मेरे वीडियो पे। आईबीपीएस क्लर्क कट ऑफ मेंस का जो प्रेडिक्शन मैंने किया था यार, आप लोगों ने बहुत ही सराहना की है, बहुत लाइक किया है। तो यार कुछ बच्चों ने भी कहा कि बचे हुए स्टेट्स का भी सर वीडियो बनाइए। डेफिनेटली यार मैंने डेटा कंपाइल कर लिया है, कोशिश करूंगा कि कल आपके लिए वो वीडियो लेके आऊं। लेकिन आईबीपीएस पीओ का भी जो पीओ आपका इंटरव्यू था, इसकी भी यार प्रिपरेशन काफी जरूरी थी और बच्चे वेट कर रहे थे। मुझसे कुछ लोगों ने बोला भी कि सर आपने बोला था उस वीडियो में, आप बताइए कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बिकॉज बैंकिंग अवेयरनेस में बच्चों को ये नहीं समझ में आ पाता है कि कौन कौन से टॉपिक मेजरली कवर करने हैं, कितनी वास्ट है। ये सारी चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूं इस वीडियो में। ठीक है, तो शुरू करता हूं यार कि आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू की अगर मैं बात करूं तो यार आपका इंटरव्यू मेजरली 8 से 10 मिनट का होता है। पूरे इंटरव्यू की बेसिक डिटेल्स में आने वाली वीडियो में आपको दूंगा। ठीक है, पीओ इंटरव्यू की एक अलग सीरीज ही मैं बना रहा हूं, उसमें आपको सारी चीजें बताऊंगा। तो 8 से 10 मिनट का इंटरव्यू में बेसिकली मेजरली आपका इंटरव्यू दो तरीके से फॉरवर्ड आगे बढ़ता है। तो सबसे पहला तो यार आपका जो होता है उसमें या तो आपसे बैंकिंग अवेयरनेस पूछी जाती है, बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरा मिसलेनियस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मिसलेनियस क्वेश्चंस में आपसे पर्सनैलिटी रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स रिलेटेड हो सकते हैं, न्यूज रिलेटेड हो सकते हैं, करंट रिलेटेड हो सकते हैं, कोई बैंकिंग सिनेरियो पूछ सकते हैं, ये चीजें होती हैं। ठीक है, बैंकिंग सिनेरियो पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, मेनली बस यही दो चीज पे आपका इंटरव्यू कवर होता है, दैट टू ऑफ 7 to 8 मैक्सिमम 10 मिनट्स। ठीक है, इसी में आपको वो 100 मार्क्स में से जज करते हैं और आपको मार्क्स देते हैं। ठीक है, तो यार जब मेनली अब अगर आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो बहुत सारे लोग कोर्सेज आपको दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कोर्सेज देके। तो यार मेरा पर्पस वो नहीं है। मैं आपको पूरी तरीके से जैसे मैंने तैयारी करी है, विदाउट एनी कोर्स, विदाउट एनी मतलब जो पेड सपोर्ट, मैंने पूरा अपना जर्नी, जो पूरी कंपटीशन की जर्नी, आज तक कभी कोई बैचेस वगैरह नहीं खरीदे, कभी कोई नहीं देखा था जब तक मैं तैयारी कर रहा था। तो मैं आपको उसी तरीके से तैयारी करना बता रहा हूं कि किस तरीके से आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं बिना कुछ अपने मनी इन्वेस्ट किए। तो दो ही चीजें इंटरव्यू में मेनली फोकस की जा रही है, बैंकिंग अवेयरनेस और मिसलेनियस क्वेश्चन। तो यार अगर सोचो, खुद सोचो, अगर हम इन दो टॉपिक्स पे कमांड कर लें तो मिसलेनियस भी कवर हो जाएगा, बैंकिंग भी कवर हो जाएगा, तो हमको पूरा इंटरव्यू के बेसिक जो हमें नॉलेज चाहिए वो पूरी आ जाएगी। अंडरस्टूड? ऐसा है। तो यार आज मैं बात कर लेता हूं मेनली बैंकिंग अवेयरनेस में आपको क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं। इस वीडियो में मैं आधे टॉपिक्स बताऊंगा, मोस्ट प्रोबब्ली अगले वीडियो में पूरे टॉपिक्स बताऊंगा। तो सबसे पहले तो बैंकिंग अवेयरनेस की अगर मैं बात कर लूं, मेनली यार इसमें आ जाती है बैंक्स की जो टॉपिक है। पहला बैंक्स की हिस्ट्री, बैंक्स की हिस्ट्री ऑफ ऑल द बैंक्स। देखिए यहां मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूं कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और आगे सोर्सेज बताऊंगा कि किस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग। यार बैंक्स इंडिया में कब बने, क्या हिस्ट्री है, ब्रिटिशर्स के टाइम पे कौन से बैंक हुआ करते थे, ये सारी चीजें आपको पूरी पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं बैंक्स आज के टाइम पे, मेजर एक्ट्स दैट गवर्न बैंक्स। ठीक है, उसके बाद आप आ जाते हैं नेशनलाइजेशन के टॉपिक पे, जिसमें आपको नेशनलाइजेशन पता होना चाहिए, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। ठीक है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स में इसके रीजंस होंगे कुछ, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि रीजन क्या था नेशनलाइज करने का, यार क्यों जरूरत पड़ी कि हम कुछ मर्ज करके 1969 में आई थिंक फर्स्ट नेशनलाइजेशन हुआ था, तो कुछ बैंक बना देते हैं, नेशनलाइज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका टाइप्स ऑफ बैंक्स। देखिए अभी बैंक्स के बारे में बेसिक्स ही चल रहा है कि आपको पहले बेसिक्स पता होना चाहिए पूरा। टाइप्स ऑफ बैंक्स क्या होते हैं, इसमें शेड्यूल्ड, ठीक है, शेड्यूल्ड बैंक्स, नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स, ठीक है, कमर्शियल बैंक। यार यहां जो जो टॉपिक लिख रहा हूं ना मैं,
जो जो टॉपिक आपको बता रहा हूं ये पूरा एक अलग टॉपिक है और ये आपको पता होना चाहिए। सारे जितने भी मैं आगे आपको इस वीडियो में टॉपिक्स बताऊंगा, देखूंगा, आप देखेंगे तो आपको एक एक टॉपिक पढ़ना है, एक एक टॉपिक की डिटेल आपको पता होनी चाहिए, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसमें इसी में आ जाता है टाइप्स ऑफ बैंक में डेवलपमेंट बैंक्स। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ बैंक्स हो गया। ठीक है, फर्दर अगर शेड्यूल बैंक्स के टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो यार ये फर्दर क्लासिफाइड है आपका कमर्शियल बैंक्स में, जिसमें आपके पीएसबीज आ जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आ जाते हैं। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स आ जाते हैं, फॉरेन बैंक्स आ जाते हैं, आरआरबीज आ जाते हैं। ठीक है, पेमेंट बैंक्स आ जाते हैं और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आ जाते हैं, एसएफबीज। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। इसके बाद यार मैं आपको कुछ बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज होती हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें मेनली जो टर्मिनोलॉजी है पहली वो है डिफरेंशिएटेड बैंकिंग। क्या होता है ध्यान रखिएगा, अभी मैं आपको सिर्फ बैंक्स बेसिक्स यही बता रहा हूं, बेसिक्स बैंकिंग अवेयरनेस का क्या है। ठीक है, डिफरेंशिएट, और इसमें आपको क्या पढ़ना है, डिफरेंशिएटेड बैंकिंग टर्म, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, इसी डिफरेंशिएटेड बैंकिंग में जो मैंने दो नाम लिए थे, इसमें एसएफबीज आते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आते हैं और इसी में पेमेंट बैंक आ जाते हैं। आप पढ़ेंगे पेमेंट बैंक्स, ये पता होने चाहिए आपको डिटेल में। ठीक है, सारे स्मॉल और एक और चीज जब ये पढ़ेंगे तो यार इसमें मोस्टली आपको बैंकिंग अवेयरनेस में इसको किस कमिटी ने सजेस्ट किया था कि कमिटी इनकी पता होनी चाहिए, किस कमिटी ने सजेस्ट किया, पेमेंट बैंक किस कमिटी ने सजेस्ट किए कि होने चाहिए पेमेंट बैंक। ठीक है, पेमेंट बैंक तो यार आपको पता ही है, एयरटेल पोस्ट पेमेंट बैंक होता है, आईपीपीबी है। ठीक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, समझ पा रहे हैं। ठीक है, दूसरा टर्म आ जाता है इसमें वर्चुअल बैंकिंग का, ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, तीसरा टर्म इसी में आता है नैरो बैंकिंग का। नैरो बैंकिंग से आप क्या समझते हैं, ये बैंकिंग अवेयरनेस में सारे क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपको इंटरव्यू में आ सकते हैं, जो मतलब ऑलमोस्ट पूरी बैंकिंग अवेयरनेस में कवर कर दूंगा इसमें, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, तो आपको इससे ये भी पता चल जाएगा कि आप पढ़ क्या रहे हैं और इंटरव्यू में क्या आ सकता है। यूनिवर्सल बैंकिंग एक टर्म होता है। ठीक है, तो बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी आपको पूरी इसमें पता होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब यार इसमें आगे बात कर लेते हैं, आपको आगे और क्या जानकारी होनी चाहिए। बेसिक बैंकिंग आपने पूरी जान ली। अगला आता है ऑल अबाउट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। ठीक है, एसबीआई की अगर मैं बात करूंगा तो यार आपको पूरी हिस्ट्री इसकी पता होनी चाहिए, कैसे बना, एक्ट जिसके अकॉर्डिंग जिसके तहत ये बना हुआ है। ठीक है, और अभी करंट में कोई जो भी इसके चेयरमैन वगैरह हैं ये सब आपको पता होने चाहिए। ठीक है, पहले कौन से चेयरमैन है, कौन से नंबर के चेयरमैन है, बेसिक मतलब कहने का मतलब बेसिक नॉलेज आपको पूरी इसके बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, एसबीआई की अगर और इसकी हिस्ट्री सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसी में एसबीआई में ही आ जाता है इसके एसोसिएट और सब्सिडियरीज। मेनली एसोसिएट्स थे एसबीआई के क्या थे, अगर आप जब एसबीआई पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके पहले 8 एसोसिएट थे। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे करके सारे मर्ज हो गए और एसबीआई बन गया। ठीक है, समझ आ गई बात। इसी में एसबीआई जब आप पढ़ेंगे तो इसी में एक टर्मिनोलॉजी आती है डीसिब, डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। यानी कि ये एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसमें डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक, यानी कि कहने का मतलब टू बिग टू फेल। ऐसे कौन से बैंक हैं इंडिया में जो कभी फेल, इतने बड़े हैं कि वो कभी फेल ही नहीं हो सकते। तो ये मतलब होता है इस टर्मिनोलॉजी का। मेनली इसमें जब आप पढ़ोगे तो शायद एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई है। ठीक है, तो ये एचडीएफसी और इसमें ही एसबीआई में ही ये टर्मिनोलॉजी आ जाएगी डीसिप की। ठीक है, एसबीआई पूरा कवर कर दिया। इसके बाद आपको जो टॉपिक पढ़ना है मेनली वो है आरबीआई। आरबीआई पढ़ेंगे तो इसका भी यही होगा, हिस्ट्री होगी पूरी, आरबीआई कैसे बना, इसका एक्ट। ठीक है, करंट चेयरमैन कौन है, पुराने चेयरमैन कौन थे। ठीक है, किस नंबर के चेयरमैन हैं। आरबीआई जब आप पढ़ेंगे तो इसमें मेनली फंक्शंस आरबीआई के जो कवर होते हैं। तो आरबीआई में आपको और क्या क्या पढ़ना है, आरबीआई में आपको मेनली पढ़ने हैं इसके फंक्शंस, डिटेल में सारे फंक्शंस। ठीक है,
इंपॉर्टेंट सेक्शंस, कुछ आरबीआई एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ आरबीआई एक्ट पढ़ना है आपको। मतलब ये आपको ये वैसे पता होनी चाहिए, ऐसा नहीं सेक्शन पूरे याद कर लेंगे। सेक्शन 2 ये क्या कहता है, इस तरीके से 3-4 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या है आरबीआई का, पूरा हायरार्की कैसे आती है, कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इस तरीके से कितने डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं, कितने गवर्नर होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई। ठीक है, आरबीआई में आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, इसके हेड ऑफिस की डिटेल्स, कहाँ हेड ऑफिस है, ठीक है, और सब ऑफिसेज हैं, ये सारी चीजें आपको आरबीआई में पता होनी चाहिए। ठीक है, आरबीआई में ही अगर मैं बात करूं तो आपको इसकी सब्सिडियरीज के बारे में पता होना चाहिए। सब्सिडियरीज ऑफ आरबीआई के बारे में पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत बेसिक में बता देता हूं। एक इसकी सब्सिडियरी डीआईसीजीसी है। ठीक है, जितने भी मैं यहां नाम लिख रहा हूं सब आपको पता होने चाहिए। एक सब्सिडियरी उसकी होती है BRBNMPL, भारतीय नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे करके है इसका फुल फॉर्म, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, और एक इसकी तीसरी सब्सिडियरी है रेबिट यार, इसका बेसिकली साइबर सिक्योरिटी के लिए काम करती है। ठीक है, तीनों सब्सिडियरीज है, तीनों ऑर्गेनाइजेशन है, इनके बारे में आपको एक एक डिटेल पता होनी चाहिए। आपको सबकी नॉलेज अबाउट ऑल, सबकी नॉलेज होनी चाहिए भाइयों। ठीक है, इसके बाद अब आरबीआई में अगर यार मैं इनकी बात कर रहा हूं, नोट मुद्रण वगैरह की बात कर रहा हूं, तो इसी में आरबीआई में ही ये टॉपिक आ जाता है, डिटेल्स ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स। नोट्स की डिटेल समझ रहे हैं आप, इनकी डायमेंशंस क्या होती हैं, क्या क्या प्रिंट होता है, इस तरीके से ये सारी डायमेंशन एक्सेट्रा। ठीक है, ये नोट्स ठीक है, ये कहां बनाए जाते हैं, तो नोट्स के आई थिंक 4 प्रिंटिंग प्रेस है। ठीक है, कॉइन्स 5 जगह कॉइन्स मिंट होती हैं, प्रिंट नहीं होती, नोट्स प्रिंट होते हैं, कॉइन्स मिंट होती हैं, तो आई थिंक इसके 5 यूनिट्स है। ये कहां है सारी यूनिट्स, ये सब आपको पता होना चाहिए। 5 मिंटिंग यूनिट है। ठीक है, कॉइन्स की इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो यार आरबीआई में आपको मेजरली ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब बात कर लेता हूं आरबीआई के बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका, ऑल अबाउट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, कंप्लीट डिटेल्स एंड टाइप्स। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, कंप्लीट डिटेल्स एंड टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। पूरी आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज की। जब आप इन्फ्लेशन पढ़ेंगे तो इसी में प्राइस इंडेक्सेस के बारे में भी आप पढ़ेंगे, प्राइस इंडेक्सेस के बारे में भी आप पढ़ेंगे, जिसमें मेनली आपका जैसे प्राइस इंडेक्सेस होती हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, WPI CPI आपने सुना होगा ना, इसी पे महंगाई दर कैलकुलेट होती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को डीए मिलता है वो इन्हीं पे गवर्न होता है भाई, डीएनएस अलाउंस महंगाई भत्ता, ठीक है, वो इन्हीं पे गवर्न होता है। समझ आ गई बात। तो इन्फ्लेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले तो ये ध्यान रखना, इन्फ्लेशन और कंप्लीट डिटेल्स एंड टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, आरबीआई बता दिया मैंने, पूरा इन्फ्लेशन बता दिया। इसके बाद आप आ जाते हैं बेसिकली, अगर मैं बात करूं तो इन्फ्लेशन में ही टॉपिक आता है कि इन्फ्लेशन को गवर्न या कंट्रोल कैसे किया जाता है, थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी, लॉन्च बाय आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी के ऑल बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। क्या है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली 2 तरीके से होती है, क्वांटिटेटिव होती है ये, ठीक है, और क्वालिटेटिव। इनमें क्या क्या आता है ये सारी चीजें आपको यहां जो मैं लिख रहा हूं आपको ये समझ लीजिए, ये आपको हर टॉपिक पढ़ना है और हर टॉपिक की डिटेल रखनी है, ठीक है। क्वालिटेटिव किस तरीके से बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी है क्या, आरबीआई किस तरीके से इन्फ्लेशन को हमारी कंट्री में कंट्रोल करता है, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी, उसकी डिटेल्स। तो ये 2 तरीके से आरबीआई गवर्न कर सकता है, थ्रू क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड थ्रू क्वालिटेटिव मेथड्स। क्वालिटेटिव में क्वांटिटेटिव में आपके मेथड्स आ जाते हैं यार, डायरेक्ट मेथड्स होते हैं कुछ, ठीक है। दूसरा आपने सुना होगा कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर, ठीक है। एक होता है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। चौथा आपका हो जाता है रीफाइनेंस, ठीक है। ये क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव में क्वांटिटेटिव भी 2 तरीके से कैटेगराइज किया गया है, ठीक है, डायरेक्ट मेथड्स और इनडायरेक्ट मेथड्स, ठीक है। डायरेक्ट मेथड्स में है कैश रिजर्व, एसएलआर, रीफाइनेंस, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड्स की अगर मैं बात करूं, अगला देख लेते हैं यार,
तो मैं आपको ये बता रहा था कि बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है आरबीआई की, यहां बना देता हूं। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी में दो मेथड्स आते हैं, ठीक है, क्वांटिटेटिव मेथड्स और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में फर्दर दो आते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में आता है आपका सीआरआर, ये आपको ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। सीआरआर, एसएलआर, रीफाइनेंस, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड में आ जाता है यार किस तरीके से आरबीआई कंट्रोल करता है, थ्रू रेपो रेट, ठीक है। इसमें आता है थ्रू रेपो रेट, थ्रू रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। इसी में आ जाता है बैंक रेट। इन सबकी अलग डेफिनेशंस हैं, सबके अलग मतलब हैं, ठीक है। ये सारे आपको पता होने चाहिए। आपसे रैंडमली पूछा जा सकता है, कोई भी इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेगा यार बैंक रेट क्या होता है बताइए, ठीक है। इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, ठीक है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है, एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है, एमएसएफ। और चौथा इसी का अगला ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो यार आरबीआई हमारे कंट्री में कैसे महंगाई दर कंट्रोल करता है, इन्फ्लेशन के और उसके टाइप्स किस तरीके से कंट्रोल किए जाते हैं, तो ये उसके मेथड्स हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और ये आपको पढ़ने हैं सारे, ठीक है। क्वालिटेटिव में कुछ नहीं आ जाता, थ्रू पेनल्टी आरबीआई पेनल्टी लगा देता है, ठीक है, थ्रू पेनल्टी, ठीक है। कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, अभी आपको बहुत बड़े बड़े टर्म्स लग रहे होंगे, लेकिन जब आप पढ़ेंगे मैं आपको बता भी दूंगा कहां से आपको किस तरीके से सारे टॉपिक ढूंढने हैं और कैसे पढ़ने हैं, ठीक है। बहुत बेसिक इन्फो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में हमने सारी चीजें जान ली। अब मॉनेटरी पॉलिसी के बाद आपको क्या पढ़ना है, मॉनेटरी पॉलिसी के बाद देखिए अभी बता रहा हूं मैं आपको कि मॉनेटरी पॉलिसी के बाद किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। तो यार अभी मैंने स्टार्टिंग में जब टाइप्स ऑफ बैंक्स में मैं बात कर रहा था, जब मैंने आपको बताया, तो उसी में मैंने आपको बताया था कि डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं। तो डेवलपमेंट बैंक्स की अगर मैं बात करूं तो ये होते हैं आपके सिडबी, नाबार्ड, एक्जिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ठीक है, और एक होता है नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं बात कर लेता हूं, आपको ये सारे पता होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि नाबार्ड पूरा ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाबार्ड, फिर से नाबार्ड की अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री, ये करता क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, ये सारी चीजें। इसके एसोसिएट्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, एसोसिएट्स और इसकी सब्सिडियरीज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इसी में नाबार्ड जब आप पढ़ेंगे तो एक स्कीम आप आएगी, लीड बैंक स्कीम। लीड बैंक स्कीम क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाबार्ड में ही एक टॉपिक आ जाता है आरआरबी का, रीजनल रूरल बैंक, जिसका भी एग्जाम देने वाले हैं आप, ठीक है। क्लर्क का एग्जाम है आरआरबी का, आई थिंक ना 6 तारीख को, ठीक है। आरआरबी जब आप पढ़ेंगे तो एक कॉन्सेप्ट आएगा स्पॉन्सर बैंक का। स्पॉन्सर बैंक क्या होता है, क्या रोल होता है स्पॉन्सर बैंक का, ठीक है। इसमें वही आरआरबी कमिटी, किसने आरआरबीज को रिकमेंड किया, कब आरआरबी आए, पहला आरआरबी कहां बना था, ये सारी बेसिक डिटेल, कमिटी विच रिकमेंडेड। यार ये ध्यान रखना, ये ऐसे आपको मैं टॉपिक बता दे रहा हूं कि इन्हीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इंटरव्यू में, इन्हीं से बैंकिंग अवेयरनेस पूछा जाएगा। तो मेनली इन्हीं से होगा कि बिकॉज मैं पूरी बैंकिंग अवेयरनेस कवर कर दे रहा हूं, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं। समझ आगे बात। आपको कॉन्फिडेंस कब आता है यार, जब आपको सारी चीजें आती होती हैं। नाबार्ड में ही देखिए, मेजरली अभी हम नाबार्ड पे ही हैं, नाबार्ड में ही जब आप पढ़ेंगे तो नाबार्ड में एक टॉपिक आ जाता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्फ्लेशन की तरह, इससे हर बार इंटरव्यू में हर बच्चे से लगभग सवाल पूछा जाता है, ठीक है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग ये क्या होती हैं, कौन कौन से प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, ठीक है। तो जब आप यार प्रायोरिटी सेक्टर्स पढ़ेंगे तो ये 8 प्रायोरिटी सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं।
प्रायोरिटी सेक्टर, अगर मैं लेंडिंग की बात करूं तो ये प्रायोरिटी सेक्टर यार ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिनकी बेसिकली ये डिसाइडेड है, फिक्स है कि इन सेक्टर्स को लोन मिलेगा ही मिलेगा, इन सेक्टर्स को कुछ अमाउंट दिया ही दिया जाएगा। तो उसमें ऐसे सेक्टर्स आते हैं। एग्रीकल्चर, जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सारी चीजें। एग्रीकल्चर, एमएसएमई, ठीक है, एक्सपोर्ट, एजुकेशन, हाउसिंग फाइनेंस, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। यहां पता है मैं लिख क्यों रहा हूं आपको ये सारे बेसिक थोड़ा इनमें दो लाइन आपको सबकी पता होनी चाहिए, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी, और लास्ट है एसएचजीज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। मतलब एक इनको प्रायोरिटी दी जाती है हमेशा लोन करने में, और कुछ परसेंटेज, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, हर बैंक को लोन करना ही करना होता है, ये होता है बेसिकली, ठीक है। इसलिए इसका नाम दिया गया प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है, कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं, आप ये समझा दीजिए हमें बेसिक, ठीक है। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, यार मैं बोल रहा हूं ना कि हर बैंक को कुछ परसेंटेज इसमें लोन देना ही होता है। तो किसका? एएनबीसी का कुछ परसेंट, एएनबीसी का कुछ परसेंट। एएनबीसी टर्मिनोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। ये क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। और फॉरेन बैंक्स भी ये चीज करते हैं, फॉरेन बैंक भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करते हैं, ठीक है। इतनी बात हो गई। जब आप प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसी में एक पॉइंट आ जाता है पीएसएलसी। पीएसएलसी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट, ये क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। और पीएसएलसी को किस कमेटी ने रिकमेंड किया, ठीक है, किस कमेटी ने, मैं ही बता दे रहा हूं आपको। चलिए, रघुराम राजन कमेटी ने, रघुराम राजन जी थे जो हमारे एक्स गवर्नर ऑफ आरबीआई, ठीक है, रघुराम राजन कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था, ठीक है। आगे बढ़ जाता हूं यार, आपको ये सारे टॉपिक कॉपी पे आप लिख लीजिएगा और सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। नाबार्डी जब आप पढ़ रहे हैं तो इसी में आपको फार्मर्स के बारे में पता होना चाहिए। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स क्या होते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं इसी में आप प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग्स में। एक मैंने बोला था आपसे एमएसएमई, तो एमएसएमई की बेसिक कौन सी मिनिस्ट्रीज को गवर्न करती है, ठीक है। एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए एमएसएमई के बारे में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, एक नाबार्ड पूरा हो चुका है, ठीक है। नाबार्ड आप जो पूरा है वो कवर्ड है। सिडबी, अब हम पढ़ रहे हैं सिडबी के बारे में, ठीक है। अगला डेवलपमेंट बैंक, सिडबी के बारे में आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। सिडबी के बारे में हिस्ट्री, ऑल बेसिक इन्फो पूरा आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसकी एक सब्सिडरी होती है मुद्रा, उसके बारे में भी आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी कॉल्ड एज मुद्रा, ठीक है। स्पेशली एमएसएमई में ये माइक्रो यूनिट्स को फाइनेंसिंग के लिए होती है, माइक्रो यूनिट्स की, ठीक है। तो एमएसएमई जब पढ़ेंगे तो आपको मुद्रा के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, जो कि सिडबी की सब्सिडियरी है, ठीक है। इस्टेब्लिश कब हुआ था, ठीक है। सिडबी में ही प्रायोरिटी होती है देने की, लोन देने की प्रायोरिटी, जिसमें 3 कैटेगरीज में बांटा गया उसको, शिशु, किशोर, तरुण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पिछले 3-4 साल में आईबीपीएस इंटरव्यू में ऑलमोस्ट हर 2-3 बच्चे में से एक बच्चे से क्वेश्चन किया ही किया गया है, ठीक है। हो गया ये पूरा सिडबी। अब बात कर लेते हैं यार बहुत बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है बजट। ऑल अबाउट बजट आपको पूरा पता होना चाहिए। ये वर्ड कैसे एग्जिस्टेंस में आया, बजट इसको क्यों बोलते हैं, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ बजट आपने सुना है ना यार, कि हमेशा निर्मला सीतारमण बजट पेश करती हैं हर साल, ठीक है। इसकी हिस्ट्री क्या है बजट की, कब से पेश किया जा रहा है, पहली बार कब पेश किया गया था, ये सारी चीजें,
ठीक है। और यार इसी में बजट जब आप पढ़ेंगे तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक टर्म आता है, ये क्या होता है। आप एक चीज ये समझ रहे हैं कि ये टॉपिक के साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन भी बताता जा रहा हूं कि इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। अगर बैंकिंग अवेयरनेस का आया तो ये भी समझ लीजिएगा, अगर वो आपसे पुटअप करेंगे तो लोग बोलते हैं ना कि हमें समझ ही नहीं आया यार, हम आंसर क्या करें। तो यार जब आप पढ़ाई ही नहीं करोगे, जब आप पढ़ के ही नहीं जाओगे तो आप क्या आंसर करोगे, खुद सोचो आप। ठीक है, बजट जब आप पढ़ेंगे तो इसकी प्रिपरेशन, ये किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है बजट, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बजट में ही आएगा टाइप्स ऑफ बजट। ठीक है, बजट में ही आएगा टाइप्स ऑफ बजट। इसमें मैं ही बता दे रहा हूं आपको, ये होता है बैलेंस्ड। जो मैं यहां टर्मिनोलॉजी लिख रहा हूं सब आपको पता होनी चाहिए, एटलीस्ट 2-3 लाइन सबके बारे में आपको आनी चाहिए। अनबैलेंस बजट, इंटरिम बजट। इंटरिम देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, टेम्परेरी बजट, मतलब जो कम समय के लिए लाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी साल इलेक्शन है, ठीक है, तो अब इलेक्शन है तो यार बजट तो आना ही आना है फरवरी मार्च में। ठीक है, तो बजट कुछ टाइम पीरियड के लिए जो लॉन्च करेगी, तो करंट गवर्नमेंट इंटरिम बजट लॉन्च करती है। मान लो गवर्नमेंट चेंज हो गई, मान लो सितंबर में दूसरी गवर्नमेंट बन गई, तो वो फिर से नया बजट लॉन्च करेगी। तो जो कुछ टाइम पीरियड के लिए बजट होता है दैट इज कॉल्ड एज इंटरिम बजट। सिंपल एक बजट है जेंडर बेस्ड बजट। अभी तो यार अभी तो मैं आपको से बता रहा हूं, अभी धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा, अभी बेसिक्स हर चीज के पढ़ाऊंगा, अभी नहीं, इस साल इंटरव्यू नहीं। ठीक है, आपको मेनली टॉपिक्स बता दे रहा हूं, आपको कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, ये भी आपको मैं बता दूंगा। धीरे धीरे मैं ही आपको समझाऊंगा सारी चीजें, नेक्स्ट मोस्ट प्रोबेबली 2026 में। ठीक है, इसके बाद बजट की ही अगर मैं बात करूं तो इसी में एक टॉपिक आता है कंपोनेंट्स ऑफ बजट। बजट के क्या कंपोनेंट्स हैं, कॉपी पेन लेके बैठिएगा और लिखिएगा, और उसके बाद आपका इंटरव्यू मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट वीक में होगा। ठीक है, आप तब तक पूरी तैयारी खत्म कर चुके होंगे। आपको जो प्रिपरेशन करनी होती है इंटरव्यू की वो यही है, यही सारी चीजें पढ़नी है। और सिर्फ इंटरव्यू की नहीं पढ़नी है यार, बैंकिंग अवेयरनेस हर मेंस में पूछी जाती है। एक बार आपने पढ़ ली है, पूरा टॉपिक सारे पढ़ लिए, कभी जिंदगी में आपको बैंकिंग अवेयरनेस दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिवाइज करना होगा। ठीक है, तो इट इज नॉट ओनली फॉर इंटरव्यू, इट इज ऑल्सो फॉर एवरी मेंस एग्जाम। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ बजट में अगर मैं बात करूं तो ये हो जाता है रेवेन्यू बजट। क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, कैपिटल बजट। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं। ठीक है, रेवेन्यू बजट जब आप पढ़ रहे होंगे तो इसी में बात आएगी टैक्स की। ठीक है, टैक्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो टाइप्स, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए सारे टैक्सेस। ठीक है, जब आप टैक्स पढ़ेंगे तो इसी में दो तरीके के टैक्स आएंगे, वीएटी वैल्यू एडेड टैक्स और जीएसटी। जीएसटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टैक्स। जीएसटी आपको पूरा पता होना चाहिए, डिटेल में कब लॉन्च हुआ, कैसे लॉन्च हुआ, किस कमिटी ने इसको सजेस्ट किया, इस तरीके से सारी चीजें आपको, सारी स्लैब्स इसकी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, कैपिटल बजट जब आप करेंगे तो इसमें डेट गिविंग एजेंसीज, इंटरनेशनल डेट गिविंग एजेंसीज हैं जो डेट देती हैं अलग अलग कंट्रीज को, जैसे एडीबी, ठीक है, एआईआईबी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इन सब के बेसिक इन्फो ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, सारे बजट में ही हैं ये। ठीक है, जीएसटी जब आप पढ़ रहे होंगे, एक टॉपिक भूल गया, कॉन्सेप्ट ऑफ ई वे बिल। ई वे बिल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, जीएसटी में आता है, ये कवर होगा। ठीक है, बजट में ही एक टर्मिनोलॉजी आती है फिस्कल डेफिसिट। क्या होता है फिस्कल डेफिसिट, आपको पता होना चाहिए। ये सारे इस टॉपिक के मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। बजट की अगर मैं बात करूं तो यार एक टॉपिक है इसमें, ऑल गवर्नमेंट फंड्स, ऑल फंड्स ऑफ गवर्नमेंट जो मौजूद रहते हैं गवर्नमेंट के पास, जिसमें आ जाता है कंसोलिडेटेड फंड, नाम सुना होगा आपने। कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक अकाउंट फंड, पीएससी बोलते हैं इसको, पब्लिक अकाउंट फंड, कंटिजेंसी फंड। ठीक है,
बेसिक डिटेल्स इन सब की पता होनी चाहिए तीनों की। ठीक है, मतलब यार ये समझ लो कि आपसे अगर क्वेश्चन पुटअप किया जाए तो आपको 2-2 3-3 लाइन आइडिया होना ही चाहिए, जो एटलीस्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो। ठीक है, आप अंतर्यामी नहीं हो सकते यार, आपको पूरी दुनिया की नॉलेज नहीं हो सकती, इतनी बात समझ में आ गई, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूटेगा ही छूटेगा। ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट हम ट्राई क्या कर सकते हैं कि आप 100% सारी चीजें पढ़ें, कवर करें। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक। ठीक है, तो यार अगले टॉपिक की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आ जाता है, बजट खत्म हो गया है, बजट के बारे में सारी जानकारी हो चुकी है जो आपको पढ़नी है। ठीक है, अगले टॉपिक की अगर मैं आपसे बात करूं तो ऑल अबाउट फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होते हैं, क्या जो टर्मिनोलॉजी है फाइनेंशियल मार्केट ये क्या है। ठीक है, बेसिकली यार थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता दे रहा हूँ। फाइनेंशियल मार्केट क्या है कि मेनली होता क्या है, हमारे लेन देन की जरूरत होती है। ठीक है, चाहे गवर्नमेंट होगी, चाहे डिफरेंट बैंक होंगे, इंडिविजुअल्स होंगे, सबको लेन देन करना होता है। किसी को पैसा चाहिए, किसी को पैसा जिसके पास ज्यादा है वो देगा उसको। ठीक है, तो इसके लिए एक एक प्लेटफॉर्म्स काइंड ऑफ बन गए। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये समझते हैं ना कि किसी कंपनी को अगर पैसे चाहिए तो अपने शेयर लॉन्च करती है, आईपीओ लाती है, तो क्या करती है, इंडिविजुअल शेयर खरीदता है, इंडिविजुअल उस कंपनी में अपने पैसे लगाता है। तो यार इसको गवर्न कौन कर रहा है, ये किसके अंडर आ रहा है, ये कैपिटल मार्केट के अंडर आ रहा है। समझ आई बात। तो कोई ये ऐसा मार्केट नहीं है बेसिकली, कहीं आपको लगा नहीं है कि ये कैपिटल मार्केट है, जगह नहीं है। ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पे सारी चीजें गवर्न हो रही है, जहां पे सारी चीजें की जा रही है। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है मनी मार्केट और एक होता है आपका कैपिटल मार्केट्स। ठीक है, दो टाइप का कैटेगराइजेशन यार इसमें इसलिए किया है क्योंकि मेनली, और ये इसको गवर्न कौन करता है, आरबीआई करता है। ठीक है, इसको गवर्न कौन करता है, सेबी करता है। ठीक है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आरबीआई आपको पढ़ चुके हैं, सेबी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिक इन्फो पूरा सेबी से रिलेटेड। ठीक है, पूरा आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यार ऑल अबाउट, अब हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में। बेसिक पढ़ लिया, दो टाइप पढ़ लिया, मनी मार्केट, कैपिटल। अब हम पढ़ेंगे मनी मार्केट के बारे में पहले और उसका कैपिटल। तो पहले आपको मैं मनी मार्केट का बता देता हूं, आपको मनी मार्केट में क्या क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है, ऑल अबाउट मनी मार्केट। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, तो जैसा कि यार मैंने बताया कि ये बेसिकली बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ मनी से रिलेटेड है मनी मार्केट। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट को, बैंक्स को, एनबीएफसीज, इंडिविजुअल्स को पैसे चाहिए होते हैं, तो इसमें अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं। ठीक है, इसके बेसिक्स आप देखिएगा, पढ़िएगा। इसके बाद इसके आ जाते हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। किस तरीके से रेगुलेट होता है, किस तरीके से लेन देन होता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इसके। ठीक है, ये मैं आपको अभी बता दे रहा हूं क्या होते हैं और उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फिर से इंटरव्यू के लिए, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला आ जाता है ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स, इसके बाद आ जाता है कमर्शियल पेपर, इसके बाद आ जाता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इसके बाद आ जाता है आपका वेज मींस एडवांसेस, WMA। ठीक है, इसके बाद आ जाता है CBLO। ये सारी टर्मिनोलॉजी है, सब आपको पता होनी चाहिए होता क्या है। ठीक है, CBLO स्टैंड्स फॉर कोलैटरल बोरोइंग लेंडिंग ऑब्लिगेशन। क्या है ये आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, ये आपको इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट में सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो यहां तक मैंने बता दिया। अब इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट के बाद आ जाओ, इसी में एक होता है NI एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट ऑफ 1881। ये आपको पढ़ना है। ये इसमें मेनली तीन चीजें कवर होती हैं, प्रोमिसरी नोट्स, प्रोमिसरी नोट, और क्या, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक्स।
यार एनआई एक्ट में मैंने आपको बताया था, एनआई एक्ट 1881 आपको बेसिक इन्फोर्स का पूरा जानना है, बेसिक्स क्या है ये, ठीक है। और इसमें आता है प्रॉमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक्स। इंडिविजुअल सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट, चेक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चेक की अगर मैं बात करूं तो चेक में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, टाइप्स, इंपॉर्टेंस ऑफ डेट, चेक पे डेट की क्या इंपॉर्टेंस है भाई, ठीक है, ये पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंस ऑफ डेट, ठीक है। क्रॉसिंग ऑफ चेक का क्या मतलब है, कितने तरीके से क्रॉसिंग की जा सकती है, देखा होगा ना यार, ये चेक है मान लो तो किनारे कर देते हैं अकाउंट पे ही, उन्हें खाली छोड़ देते हैं, ये सारा जो होता है, ठीक है। बेसिक प्रोसेस ऑफ चेक क्लियरिंग क्या है, बेसिक प्रोसेस ऑफ चेक क्लियरिंग क्या है, ठीक है। जब आप प्रोसेस की बात करेंगे तो ये दो तरीके का है यार, मैनुअल है और ऑटोमेटेड है। देखिए जो जो मैं यहां लिख रहा हूं ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैनुअल, ऑटोमेटेड है। ऑटोमेटेड में फिर से तीन मेथड ऑफ क्लियरिंग है, ठीक है। एक होता है MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, MICR। एक होता है IFSC प्लेटफॉर्म, IFSC, ठीक है। IFSC स्टैंड्स फॉर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, अंडरस्टूड, ठीक है। और अगला है चेक ट्रंकेशन सिस्टम, CTS, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। CTS के बाद यार अगला आ जाता है मेनली यार इसमें, हाँ चेक्स हाँ मेनली जब आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे, ये तो चेक्स की बात हो गई थी। जब आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट और चेक में आपसे ओपनली डिफरेंस पूछे जाते हैं बहुत सारे इंटरव्यू में। DD के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रॉमिसरी नोट में जब आप पढ़ेंगे तो आपको ड्रॉयर ड्रॉइड पेई का कॉन्सेप्ट पूरा क्लैरिटी होनी चाहिए। पता है इंटरव्यू में इससे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, सीधे सीधे बोल देंगे कि A ने B को पैसे दिए, ठीक है, या A ने कोई एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, B को पैसे दिए, C ने कुछ और उस पर लिख दिया, तो C ड्रॉयर है, किसको पैसे मिले वो कौन होगा, पेई होगा। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ये कौन है, B कौन है, C कौन है, इंस्टेंटली, ठीक है। तो ड्रॉयर ड्रॉइड पेई क्या होता है, कौन कौन होते हैं इंडिविजुअल, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मान लो 3 लोग इन्वॉल्व हैं किसी पेमेंट में, बोरिंग और लेंडिंग में, किसी भी पेमेंट में, या कोई भी मनी का मैटर है और 3 लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, तो कौन ड्रॉयर है, कौन ड्रॉयर, कौन पे, ये आपको बेसिक क्लैरिटी होनी चाहिए। और ये बहुत पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। ऑलमोस्ट मैं अपनी बात करूं तो यार मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। मेरे कई लोगों से पूछा गया, कई बार मैंने देखा, और जितने कुछ जो बच्चों को मैं जानता हूं सबसे पूछा गया। तो मेनली जो इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, ये पिछले 4-5 साल से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, पूछे ही जा रहे हैं, ये आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अब इसी में यार जब एक कॉन्सेप्ट आ जाता है इंटरबैंक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, इसी में कॉन्सेप्ट आ जाता है इंटरबैंक, मनी मार्केट ही चल रहा है, ठीक है, इंटरबैंक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, ठीक है। ये क्या कॉन्सेप्ट, बेसिकली ये मैं बता देता हूं, दो बैंक जब बोरो करते हैं ना आपस में पैसा, दो बैंक आपस में जब पैसा बोरो करते हैं तो इंटरबैंक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है उनके बीच में, ठीक है। आप इंटरबैंक से समझ रहे हो ना, दो बैंक आपस में जब करते हैं इंटरबैंक, ठीक है। तो इसके मेजरली इसके 3 तरीके हैं, ठीक है। 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी मार्केट में आ जाता है ये। कॉल मनी मार्केट बोलते हैं इसको, कॉल मनी मार्केट, ठीक है। अगला होता है नोटिस मनी मार्केट, और बेसिकली टाइम पीरियड के बेसिस पे डिफरेंशिएट किया गया है। नोटिस मनी मार्केट कि कितने टाइम के लिए पैसा चाहिए, इस बेसिस पे डिफरेंशिएशन है, ठीक है। और तीसरा है इसका टर्म मनी मार्केट। तो ये टाइप्स ऑफ मनी मार्केट है, ठीक है। किसमें आ रहा है, जब दो बैंक आपस में लेन देन करते हैं पैसों का, ठीक है। इसी में ये किस रेट पे पैसा देते हैं आपस में, उसको बोलते हैं मिबोर, MIBOR। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बेसिक अब पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फर्दर बताऊंगा, मनी मार्केट खत्म हो चुका है, कैपिटल मार्केट्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, और फर्दर बैंकिंग क्वेश्चंस,
बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं। टॉपिक्स ऑलमोस्ट बैंकिंग अवेयरनेस के सारे मैंने कवर कर दिए जो आपको पता होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि आपको पढ़ना कैसे है। तो यार आपको मैं बता देता हूं कि पढ़ाई आप डायरेक्टली इन टॉपिक्स को या तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट वाले मेथड्स बता रहा हूं आपको, कहीं से कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली गूगल पे सर्च कर लीजिए, गूगल से पढ़ लीजिए टॉपिक्स, ठीक है। लाइन से सीक्वेंस वाइज आपको बताया बैंकिंग अवेयरनेस में बेसिक टू एडवांस किस तरीके से आपको पढ़ना है, समझ आ गई बात। या YouTube पे बहुत फ्री कंटेंट बैंकिंग अवेयरनेस का अवेलेबल है। ये टॉपिक नॉर्मली YouTube पे आप डाल दीजिए और ये टॉपिक जिसने भी ये टॉपिक्स पढ़ाए हैं आप उनसे पढ़ लीजिए और इसके नोट्स बना लीजिए ताकि आगे जिंदगी भर तक काम में आ जाए आपके। इतनी बात समझ में आ गई। ये दो बेस्ट मेथड है मेनली। यार बच्चों को क्या होता है, पता नहीं होता ना कि बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना क्या है। मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं, ठीक है। कोई दैट टू पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट यार, कुछ इसमें कुछ वैसा वाला सीन ही नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो ये टॉपिक्स आपको जहां भी YouTube पे सर्च कर लीजिए, नहीं तो गूगल पे सर्च कर लीजिए। गूगल पे अगर आपको लिखा हुआ नहीं समझ में आता तो YouTube पे सारे टॉपिक ऑलमोस्ट हर जो भी बैंकिंग अवेयरनेस लोगों ने, जो भी टीचर्स मेंटर्स जिन्होंने भी बैंकिंग अवेयरनेस कवर की है उन्होंने सारे टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको तोड़ तोड़ के मिल जाएगा या किसी किसी की तो पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, उसमें कवर हो जाए पूरी बैंकिंग अवेयरनेस। समझ आ गई बात। तो ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट बैंकिंग अवेयरनेस के टॉपिक्स हैं और आगे सेकंड वीडियो में मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं। आज आप अब इनकी कम से कम 3 से 4 दिन में सारे टॉपिक्स आप कवर करिए, प्रैक्टिस करिए किस तरीके से आप अगर इनसे क्वेश्चन पुट अप किया जाए किस तरीके से आप बोलेंगे, सारी चीज आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नॉर्मल 2-2 3-3 लाइन। और आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फर्दर बैंकिंग अवेयरनेस में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके फर्दर में मैं आपको बताऊंगा कि पर्सनल मिसलेनियस क्वेश्चंस क्या क्या और किस किस फील्ड से आपसे क्या क्या पूछे जा सकते हैं, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अंडरस्टूड। तो ये है भाई आपकी इंटरव्यू की पूरी तैयारी, दैट टू विदाउट एनी कोर्स परचेज। अंडरस्टूड। तो गाइस मैं बोल रहा हूं फिर से, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि ये जो मैं जर्नी अपनी शुरू करी है आप लोगों को हेल्प करने की, आप लोगों को सिलेक्शन दिलवाने की, ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। यार लास्ट वीडियो में आपने बहुत सारा प्यार दिया है, ठीक है, इसलिए मैं आपसे फिर से विनती कर रहा हूं कि लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि इस वीडियो की भी रीच बढ़ सके। कंटेंट जो मैं आपको दे रहा हूं वो यार इससे ज्यादा ऑथेंटिक कंटेंट मुझे नहीं लगता कि कहीं भी अवेलेबल है, बिकॉज दिस इज नॉट फॉर एनी बिजनेस पर्पस। अंडरस्टूड। तो गाइस बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट। आगे आने वाली वीडियोस हैं, मैं अभी लास्ट IBPS कट ऑफ क्लर्क की कट ऑफ मैंने 5 स्टेट्स की बताई थी, 6 से 7 स्टेट्स की मेनली जो मेरे पास डिमांड आई है उनकी मैं कट ऑफ जल्दी बताने वाला हूं। आई थिंक कल वीडियो ले आऊंगा या मैक्सिमम परसों, कल ले आऊंगा शायद, ठीक है, वो ले आऊंगा और कल ही आई थिंक IBPS PO का फर्दर वीडियो ले आऊंगा इंटरव्यू का। अंडरस्टूड। आगे आने वाले वीडियोस ये हैं और IBPS PO की फाइनल कट ऑफ का प्रेडिक्शन का भी मैं वीडियो लाऊंगा, ठीक है। सो गाइस मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और इन वीडियोस की रीच बढ़ सके। थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय, टेक केयर।